मेरे YouTube चैनल जैनित पर आप लोगों का स्वागत है। इस समय आप प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अवतरण लेंस के न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में आपको 3 न्यूमेरिकल समझाए जा चुके हैं। ये 4 नंबर न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये है। इसमें लिखा हुआ है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं। अंतिम रूप से किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर केंद्रित होंगी? किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। यही बात जो इसमें पूछी जाती है, इसीलिए ये न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कांच का अपवर्तनांक इसमें 1.5 है, जो कि आप लोगों को मालूम होगा। कांच का अपवर्तनांक यही होता ही है। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे, क्योंकि बिना फिगर के ये न्यूमेरिकल लग नहीं पाते हैं। और 12 सेंटीमीटर व्यास के कांच के ठोस गोले पर, तो एक हम कांच का ठोस गोला बनाते हैं। ये हमने कांच का एक ठोस गोला बना लिया। इसका जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब होता है यहाँ से लेकर केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, ये इसका सेंटर है। केंद्र से जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो इसमें 12 सेंटीमीटर की दी गई है। ये इसका व्यास है। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो आप लोगों को मालूम होगा त्रिज्या इसकी आधी होती है। ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब इसमें कहता है कि ये जो 12 सेंटीमीटर व्यास का कांच का गोला है, इसे आप याद रखेंगे कि ये कांच का बना हुआ है। ये जो माध्यम है कांच का है और इसी का जो अपवर्तनांक है 1.5 क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा कि समांतर किरणें इस पर आपतित होती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसको अगर आप समझेंगे तो आप इस न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। इस ठोस गोले पर जो किरणें हमको आपतित करानी है वो समांतर होनी चाहिए। तो समांतर किरणें आपतित कराना कोई कठिन बात नहीं है। ये समांतर किरणें हमने ऐसे इसमें आपतित करा दी। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो समांतर किरणें होती हैं वो हरदम अनंत से आती हैं। इसका मतलब यह है कि इस गोलीय पृष्ठ पर समांतर किरणें यदि आपतित हो रही हैं तो वस्तु कहाँ पर है? वो अनंत पर मानी जाएगी। इसकी जो वस्तु है अनंत पर होगी, तभी समांतर किरणें यहाँ पे आपतित हो रही हैं। और वस्तु कहाँ पे है? वायु में। इस समय ये वायु है। अब जैसे ही ये किरणें आकर के इस गोलीय पृष्ठ पर यहाँ पे टकराएंगी तो ये वायु से कांच में जाएंगी। माध्यम इनका बदलेगा और जब माध्यम बदलता है तो जो प्रकाश किरणें होती हैं वो कभी भी सीधी नहीं जा पाती हैं, वो अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं। उनका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन कैसे करेंगे? बिना अभिलंब खींचे हम इसका अपवर्तन कर नहीं सकते हैं। तो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठों पर अभिलंब कहाँ से खींचते हैं? वो वक्रता जो सेंटर होता है, गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र होता है वहाँ से खींचा जाता है। तो इस बिंदु पर अभिलंब हम इस सेंटर से खींचेंगे। गोलीय पृष्ठ के केंद्र से हम इसमें एक अभिलंब खींच देंगे। चूँकि अभिलंब हमें इधर भी खींचना पड़ेगा अभी, इसलिए इस अभिलंब को हमने N1 मान लिया। अब वायु से जब कांच में प्रकाश की किरणें जाएंगी, ये कांच है, सघन माध्यम है, डेंसर है, ये वायु है, रेयर है। तो जब विरल से सघन में जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुकती हैं। ये अभिलंब है। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो ऐसे सीधी ना जा करके इनको अभिलंब की ओर ऐसे झुकना होगा। तो हम प्रकाश की किरण को थोड़ा सा अभिलंब की ओर ऐसे झुका देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं झुकाना है, थोड़ा सा हमने प्रकाश की किरण को अभिलंब की ओर झुका दिया। तो ये झुकती हुई आएगी और इस पृष्ठ पर यहाँ पे टकराएगी। अब यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है, अगर ये पृष्ठ ना होता तो ये सीधी ऐसे जा करके और यहाँ पे ऐसे टकरा जाती। इस रेखा को यहाँ पर काटती और इस जगह इसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ का, ये जो पहला पृष्ठ है, जब प्रकाश किरण वस्तु से आती और सीधे यहाँ पे ऐसे टकराती तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाता। लेकिन चूंकि ये गोलीय पृष्ठ है तो ये इस प्रकाश किरण को सीधा नहीं जाने देगा, इसका अपवर्तन करा देगा। तो एक बार फिर हम इस बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं
और ये गोली पृष्ठ जो है दूसरा गोली पृष्ठ कहलाएगा, इधर वाला पहला कहलाएगा। यहाँ पे जब अभिलंब खींचेंगे तो वो भी हम इसके केंद्र से ही खींचेंगे, अभिलंब गोली पृष्ठों के केंद्र से खींचे जाते हैं और इसे हम अभिलंब नंबर 2 कहेंगे, नॉर्मल 2, नॉर्मल अभिलंब को कहते हैं इसलिए N2 कहेंगे। अब ये जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी, इस चीज़ को आप समझें, वायु से कांच में, अब कांच से वायु में, क्योंकि अब वो गोली पृष्ठ के गोले के बाहर जा रही है। तो कांच सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। सघन से जब विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, तो ये अभिलंब है और इससे उसे दूर हटना है, इसे सीधे न जा कर के थोड़ा सा दूर हटेगी। तो ऐसे झुकती हुई प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी और ऐसे काटेगी। वास्तव में प्रतिबिंब इसका यहाँ बनेगा। यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो पहले गोली पृष्ठ का होगा और वो आभासी होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें वहाँ पहुँच नहीं पाएंगी। प्रकाश की जो किरणें हैं वो इस बिंदु पर टकराएंगी, तो वास्तव में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा आई पर बनेगा और आई डैश पर कैसा होगा, आभासी होगा। तो अब हम दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेकिन इस चित्र को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका जो प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ के लिए हम ये देखें कि ये अपना प्रतिबिंब बनाएगा कहाँ। सारी वैल्यू नोट कर लेते हैं। सब कुछ हमें मालूम है कि पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 ये है और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 इधर माना जाएगा। पहले पृष्ठ के लिए जो वस्तु है वो अनंत पर है, क्योंकि प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, इसलिए वस्तु की जो दूरी होगी वो अनंत मानी जाएगी। और गोलीय पृष्ठ के बाईं तरफ की दूरी रहेगी, इसलिए इसको निगेटिव नोट करेंगे। प्रतिबिंब पहला पृष्ठ कहाँ बनाएगा हमको नहीं मालूम है, यही हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। और अब अपवर्तन इसके नोट करते हैं, अपवर्तनांक नोट करते हैं। तो चूँकि प्रकाश किरणें वायु से कांच में जा रही हैं, इसलिए वायु पहला माध्यम है और कांच दूसरा माध्यम है। तो वायु पहला माध्यम है, इसलिए इसके अपवर्तनांक को हम N1 से नोट करेंगे और वायु का 1 लिया जाता है। कांच दूसरा माध्यम, इसका अपवर्तनांक N2 नोट करेंगे, ये 1.5 रहेगा, 1.5 नोट करते हैं। अब आते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या पर। तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है इस ध्रुव के दाईं ओर है, इसलिए ये प्लस चिन्ह के साथ नोट की जाएगी। और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, इसलिए इसको R1 से नोट करेंगे। ये 6 सेंटीमीटर, वो भी प्लस की होगी। अब यहाँ पर हम अपवर्तन का सूत्र लगा देते हैं। अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, तो ये सूत्र क्या होता है, N2 अपान V माइनस में N1 अपान में U इक्वल टू N2 माइनस में N1 और अपान में R। इस बार हमने वक्रता त्रिज्या को R माना क्योंकि पहले पृष्ठ की है। N2 की वैल्यू इसमें दी गई है 1.5 है। N और V की वैल्यू हमको निकालना है, इसलिए V को छोड़ते हैं। N1 की वैल्यू 1 है और U की वैल्यू इसमें माइनस का इनफाइनाइट है, यहाँ पे रखते हैं। N2 की वैल्यू 1.5 है, माइनस का 1। R1 की जो वैल्यू है वो 6 है, वो भी प्लस की। तो 1.5 और अपान में V, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 1 अपान इनफाइनाइट, 1 अनंत की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसके बाद 1.5 में जब 1 घटाओगे 0.5 और नीचे आ जाएगा 6। काटेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 60 हो जाएगा और काटेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरीके से बचेगा 1.5 और बटे में V बराबर 1/12। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, V का 1 में करोगे V बन जाएगा और 1.5 का 12 में करोगे तो 18 आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला पृष्ठ है वो अपना प्रतिबिंब जो आई डैश बना रहा था वो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आई डैश पहले पृष्ठ से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन अगर हम इसकी दूरी दूसरे पृष्ठ से देखें तो चूँकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की 12 दूरी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की 18 है, तो दूसरे पृष्ठ से जो आई डैश की दूरी है 18 में 12 घटा लेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम सवाल जो दूसरा पृष्ठ है इसके लिए यहाँ पे हल करेंगे द्वितीय पृष्ठ से। द्वितीय पृष्ठ के लिए
वैल्यू नोट करते हैं। द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा? पहले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य अनंत ने किया था। दूसरे पृष्ठ के सामने जो भी होगा वही इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब जो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करी है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य नहीं करेगी, क्योंकि पहले पृष्ठ दूसरे पृष्ठ के सामने पहला पृष्ठ आ जाता है, ढक लेता है। तो पहले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है वो चूँकि इसके सामने पड़ता है, इसलिए दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य पहले पृष्ठ ने जो अपना प्रतिबिंब बनाया है वही दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इसलिए दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी को हम यू डैश कर लेते हैं, क्योंकि पहले पृष्ठ में हमने यू से नोट किया था, तो यहाँ पे सिंबल चेंज कर लेते हैं, यू डैश कर लेते हैं, या आप चाहो तो यू से ही नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब ही दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए यू डैश इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है, हमने 6 सेंटीमीटर नोट की। चिन्ह कौन सा लेंगे? दूसरे पृष्ठ के दाईं तरफ की चूँकि ये दूरी है और दाईं ओर की दूरियाँ प्लस में ली जाती है, इसलिए प्लस का रहेगा। प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा? आई पर बनता है। हमें ये दूरी निकाल के दिखाना है, इसको वी डैश से नोट कर लेते हैं। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या की, इस बार R2 नोट कहेंगे। तो जो दूसरा पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या ये है और दूसरे पृष्ठ से ये बाईं तरफ पड़ती है। बाईं तरफ की दूरी हम नेगेटिव नोट करते हैं, इसलिए R2 इक्वल टू -6 लेंगे इस बार -6 सेंटीमीटर। अब अपवर्तनांक नोट करते हैं। प्रकाश अब की बार कांच से वायु में जाएगा, तो कांच से जब वो वायु में जाएगा तो कांच पहला माध्यम है, इसलिए इसको हम N1 कहेंगे 1.5। कांच से वायु में दूसरा माध्यम वायु है, इसलिए दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को N2 कहेंगे, इसको 1 कहेंगे। एक बार फिर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र को यहाँ पे फिर लगाते हैं, अपवर्तन के सूत्र से। और इसका सूत्र आपको मालूम हो गया है कि N2 अपान में इस बार V डैश, N1 अपान में U डैश इक्वल टू में N2 माइनस में N1 और अपान में R2 लगाते हैं। तो N2 की वैल्यू इस बार है 1 V डैश निकालना है, N1 की वैल्यू 1.5 है, U की वैल्यू 6 है, इक्वल टू में N2 1 माइनस में 1.5 और अपान में R2 की जो वैल्यू है वो -6 है, -6 रखते हैं। 1 अपान V डैश माइनस में दशमलव हटाएंगे 60 बनेगा, काटेंगे 4 बार 1/4 आएगा। यहाँ पे 1 में 0.5 घटाएंगे माइनस का 0.5 और बटे में माइनस का 6, माइनस कैंसिल, दशमलव हटाओ 60 आ जाएगा कितना 12। इस तरीके से 1/V डैश बराबर आएगा कितना -1/4 है, ये माइनस का 1/4 है और यहाँ पे प्लस का 1/12, इसको उधर हम भेज देते हैं। तो ये -1/4 जाएगा 1/12 में जुड़ जाएगा 1/12 प्लस में 1/4। तो 1 अपान में V डैश इक्वल टू यहाँ पे 12 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 12 ही एलसीएम बन जाएगा 1 और यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 4 और 22 कितना बनेगा 12, काटोगे आ जाएगा 3। इस तरीके से 1 अपान V डैश इक्वल टू 1/3, 1/V डैश बराबर 1/3, तो V डैश बराबर कितना आ गया 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो दूसरा पृष्ठ है वो अपना प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा। आई की जो दूरी होगी दूसरे पृष्ठ से वो 3 सेंटीमीटर की होगी और चूंकि इसका जो निशान है प्लस का है इसलिए प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ से दाईं ओर बनेगा। तो चित्र भी इसका प्रदर्शित हो गया है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग 1-2 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब अनसॉल्व पेपर आप हल करेंगे तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा, तो आप इसे समझे ज़रूर। थैंक यू।